नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम साना साना हाथ जोड़ी के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। यह एक यात्रा वृतांत है और जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। लेकिन उससे पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने समझा कि इस पाठ की काव्यमय और अलंकारिक भाषा है। काव्यमय भाषा जैसे कि बूंद बूंद कुछ पिघलने लगा था, आत्मलीन नृत्यांगना के घुंघरुओं का टूटना। अलंकारिक भाषा जैसे कि चिड़िया के पंखों की तरह हल्की, अभिशप्त राजकुमारी सी में। तो इन पंक्तियों में तुलना की गई है, लेखिका ने तुलना की है अपनी स्थिति की। तो यहाँ पर हम अलंकारिक भाषा देखते हैं। इसी तरह लेखिका ने इस पाठ में बर्फ से ढके हिमालय और प्रकृति के मनमोहक दृश्यों का सजीव वर्णन किया है। हमने यह भी समझा कि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम की जीवन रेखा है। गरीबी, पिछड़ापन और आम लोगों की श्रम साधना और संघर्षपूर्ण जीवन का मार्मिक प्रस्तुतिकरण इस पाठ में हुआ है। इसी के साथ लेखिका द्वारा जीवन दर्शन और अनुभवों का चित्रण हुआ है। लेखिका ने लायुंग में पड़ाव लिया और लायुंग में लेखिका बहुत निराश हुई क्योंकि वहां पर प्राकृतिक सुंदरता तो अपूर्व थी, लेकिन बर्फ नहीं थी। और बर्फ नहीं थी क्योंकि प्रदूषण के वहां पर दुष्परिणाम देखने को मिल रहे थे। लेखिका ने सिक्किम की जीविका के साधनों के बारे में भी पता लगाया और साथ ही बर्फीले पहाड़ों के प्रति लेखिका के मन में बहुत ज्यादा आकर्षण था और तभी लेखिका को पता चला कटाव का। तो चलो हम भी चलते हैं लेखिका के साथ और कटाव घूमते हैं। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, यानी कि 14,500 फीट ऊंचाई पर। यही है कटाव की सुंदरता। आइए हम भी देखते हैं कटाव का दुर्गम सफर। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। उत्तेजना जब जोश, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव जब हमारे मन में तेजी से चलते हैं तो वह स्थिति होती है उत्तेजना की। तो कुछ ऐसी स्थिति से, कुछ ऐसे भावों से लेखिका और उनका दल गुजर रहा था। कटाव का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहां पर बहुत धुंध थी और साथ ही बारिश भी हो रही थी और इतनी धुंध थी कि जो लेखिका का गाइड कम ड्राइवर था जितेन, वो लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला पा रहा था और बादलों को चीर करके जीप निकल रही थी और खतरनाक रास्तों के एहसास ने लेखिका को बहुत ज्यादा मौन कर दिया था और लेखिका ने यह महसूस किया कि उनकी आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। और फिर लेखिका ने देखा कि बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां भी लिखी हुई हैं। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स, स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर से एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इन चेतावनियों से हमें अंदाजा हो जाता है कि कटाव का जो सफर है वो वाकई कितना दुर्गम है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया, यानी कि कटाव का अतुलनीय सौंदर्य लेखिका के सामने आ गया। और नार्गे ने बहुत उत्साहित होकर के कहा कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेकिन तभी मणि ने टोक दिया और खंडन किया, प्रतिवाद किया, यानी कि अपनी सहमति नहीं जताई और कहा नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। ऐसा मणि ने इसलिए कहा क्योंकि वह कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड होकर के आई थी। खैर, जब वो कटाव के करीब आ रहे थे तो दूर से ही बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे और जो पर्वत थे वे आधे हरे काले भी दिख रहे थे, जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। तो जहां से धूप में वो बह गई तो वहां से वनस्पति नजर आ रही है। तभी नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और कैसे लग रहे थे वो? साबुन के झाग की तरह
उन पहाड़ों पर वो बर्फ चारों तरफ बिखरी हुई थी और लेखिका जीप में से अपने सिर को निकालकर यानी मुंडी को निकालकर दूर दूर तक वो फैली हुई बर्फ देख रही थी। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? और यहाँ पर लेखिका ने जवाब दिया, राम रोछो, यानी कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही जितेन ने यह शब्द अपनी नेपाली भाषा में सुने तो उसने पूछा कि अरे ये नेपाली भाषा कहाँ से सीखी? और अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठना यह एक मुहावरा है कि वह बहुत ही गर्व से भर गया। इसी के साथ चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों की तरह वहां पर बर्फ गिरने लगी। और देखिए इतने सुंदर दृश्य का जो प्रभाव है वो सभी पर क्या हुआ। लेखिका तो पूरी तरह से डूबी हुई थी इस सौंदर्य में और जितेन भी इस बर्फीली सुंदरता के कारण अपने मन में एक थाप को, एक लय को जगाने लगा और वह भी गाने लगा, तिम्रो माया सेंध मलाई सताऊच। तो वो भी नेपाली भाषा में गाने लगा कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो यह प्रभाव होता है एक सुंदर वातावरण का हमारे मन में। हम भी खुशी में झूम जाते हैं और गाने लगते हैं। सभी सैलानी बर्फ पर उतर गए, कूदने लगे और ये बर्फ घुटनों तक बहुत नरम नरम थी और आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे इस बर्फ के कारण। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, यानी कि सभी सैलानी लगातार वहां की फोटो क्लिक कर रहे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे। झनझन करने यानी कि उनका नृत्य का मन करने लगा और साथ ही मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन होना यानी बहुत खुश होना, यह भी एक मुहावरा है। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, यानी खुशी के भाव जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। तो एक कमी यहाँ पर आकर लेखिका को महसूस हुई। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं यहाँ पर जूते और फिर निकल जाऊं इस बर्फ के बीच में, लेकिन कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कटाव की विशेषता है कि अभी वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, जैसे कि झांगू लेक और यूमथांग बन चुके हैं, तभी तो यहाँ पर इतनी बर्फ है। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, एक भी दुकान नहीं थी, बड़े बड़े होटल नहीं थे, गेस्ट हाउस नहीं थे और शायद ये कटाव के लिए वरदान था। तो आप भी विचार कीजिए कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। चलिए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं कि दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, यानी कि लेखिका उस परिदृश्य के अंदर अपने आप को कैमरे में क्लिक करने की बजाय अपने मन से उस खूबसूरती का पूरा आनंद उठा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। यानी कि लेखिका फिर इस पूरे दृश्य को याद कर सके और उसी आनंद में डूब सके। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। संपूर्णता के क्षण, संपूर्णता यानी कि पूरे होने का एहसास, वह एहसास जब हमारे अंदर किसी के प्रति कोई शिकायत ना हो, जब हमारे अंदर यह एहसास हो कि सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, और जब इन एहसासों से लेखिका भर उठी तो वह अपने आध्यात्मिक अतीत से जुड़ रही थी। आध्यात्मिक अतीत के बारे में बताते हुए लेखिका आगे कहती हैं कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। विभोर यानी कि आनंद में डूबना, और इतनी आनंद की स्थिति में ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, इस एकांत, इस सुख भाव में, और जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका भला हो।
अंतिम संपूर्णता का प्रतीक, वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि वह प्राकृतिक परिवेश उनको इतना ज्यादा आकर्षित कर रहा था और उनके अंदर इतने अच्छे, इतने कल्याणकारी भाव जगा रहा था कि वह कुछ क्षणों के लिए ही सही स्वयं भी अपने आप को करुणा के अवतार की तरह देख पा रही थी। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। ठगा सा रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो लेखिका ने यहाँ पर बात की मिल्टन। मिल्टन कौन? अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन। और उन्होंने अपने महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट में ईव की सुंदरता का इतना आकर्षक वर्णन किया है कि जब उसकी सुंदरता को शैतान ने देखा तो उसके मन के बुरे भाव भी समाप्त हो गए और उसके अंदर कैसे भाव जगे? अच्छे भाव, कल्याणकारी भाव, दूसरों के भला करने के भाव। और उसके अंदर से जो भाव मिटे कि वह दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, दूसरों के बुरा करने की जो आदत थी, जो उसकी सोच थी, वो खत्म हो जाती थी। किसको देखकर? ईव की सुंदरता को देखकर। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, लेकिन यहाँ पर मणि तो किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी कि वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। नायाब ढंग से यानी कि कितने अनोखे ढंग से। और कैसे इंतजाम करती है प्रकृति पानी का? सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जल को इकट्ठा कर लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, यानी कि जब पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, यानी कि हमारी प्यास बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। वाकई प्रकृति की जो यह व्यवस्था है वह बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अनोखी है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। इस सुंदर प्रकृति के सामने मणि ने अपना माथा झुकाया, क्योंकि वह प्रकृति की हर व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और वो कहती है, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिम शिखरों का। इन्हीं के कारण जैसे मनुष्य का जीवन संभव है। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। दरअसल यहाँ पर लेखिका के मन में जो प्रकृति के लिए भाव जगे वो क्या थे? वह भाव थे कि प्रकृति मनुष्य को कितना अधिक देती है। प्रकृति का जो जीवन है दरअसल कितना परोपकारी है। और वहीं पर यही भाव लेखिका के जुड़ गए पहाड़ियों से। पहाड़िनें भी तो कितना कम लेकर इस संसार को कितना ज्यादा दे रही थी। और लेखिका को उनकी श्रम साधना तो याद आई ही, साथ में थोड़ी उदासीनता छा गई उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद करके। तो अभी तो है आपके लिए एक अभ्यास कार्य। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलेंगे अब अगले सत्र में। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।